हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग मौर्योत्तर काल और गुप्त वंश ये सब पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो पीछे का लेक्चर का हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। हम बता दें कि हम जीके जीएस मस्ती जगदेव सर के नोट्स का इसी तरह रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको भी फास्ट रिवीजन करना है तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली एक वीडियो मिलेगी। इसी तरह हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस का भी रिवीजन करेंगे। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। पुष्यभूति वंश, इस वंश के संस्थापक थे पुष्यभूति, ठीक। और राजधानी अपना थानेश्वर बनाए थे, जो कि हरियाणा में। पुष्यभूति वंश ना वर्धन वंश है, दोनों एक ही नाम है, एक ही वंश का नाम है दो, ठीक है। इसका स्थापना पुष्यभूति किए थे और इसका राजधानी बनाए थे थानेश्वर, जो कि वर्तमान में हरियाणा में है। उसके उत्तराधिकारी अगला राजा था प्रभाकर वर्धन। वह स्वतंत्र पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश की स्थापना किए थे। हम बता दें कि स्वतंत्र पुष्यभूति वंश का स्थापना प्रभाकर वर्धन को इसलिए माना जाता है कि पुष्यभूति थे ना, जो वंश की तो स्थापना कर दिए लेकिन सही रूप से संचालित नहीं कर पाए थे। लेकिन प्रभाकर वर्धन सही रूप से संचालित करके और राज्य को सही तरीके से बनाए थे और चलाए थे, इसलिए प्रभाकर वर्धन को वास्तविक माना जाता है। इन्होंने परम भट्टक और महाराजा धीराज की भी उपाधि लिया था। प्रभाकर वर्धन और पत्नी यशोमती, पत्नी का नाम था इनका यशोमती, और इनके पत्नी यशोमती थे। इनके कुछ बच्चे भी होंगे। इनके दो लड़के और एक लड़कियाँ थी, मतलब दो लड़का था और एक लड़की थी। राजवर्धन बड़ा बेटा था, हर्षवर्धन छोटा बेटा था और राजश्री उसकी बेटी थी और राजवर्धन और हर्षवर्धन की बहन थी। कहानी को ध्यान से समझिएगा, जितना अच्छा से कहानी समझिएगा उतना अच्छा आपको और उतना दिन के लिए याद भी रहेगा, ठीक है। तो देखिए, उसके बाद प्रभाकर वर्धन के पास तो इनके बड़े बेटा बैठेगा राजवर्धन। जब राजवर्धन गद्दी पे बैठा ना, तो राजश्री के विवाह कन्नौज के शासक मोखली वंश, कन्नौज पे एक शासन करते थे मोखली वंश के ग्रहवर्मन से शादी करा दी। चलिए हम कुछ कहानी बताते हैं राजवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री के, इस जुड़ी से कुछ कहानी है। अगर आप पहले कहानी सुन लीजिएगा तो आगे पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। देखिए, राजवर्धन थे जब गद्दी पे बैठे, उस समय हर्षवर्धन बहुत छोटे थे और राजश्री बड़ी थी। तो राजवर्धन सोचे क्या, हम अपनी बहन की शादी कोई अच्छे राजकुमार से करते हैं, कोई अच्छे राजा से करते हैं जो सब चीज़ से अच्छा हो और अच्छे इंसान भी हो। तो यही खोजते खोजते वो कन्नौज के शासक ग्रहवर्मन को देखे। ग्रहवर्मन बहुत अच्छे थे और अपने एक राजा भी थे और दिल के भी अच्छे थे और स्मार्ट भी थे। दोनों को मिलाए, बातर कराए, दोनों को पसंद, राजश्री को पसंद आ गया हर्षवर्धन। जब दोनों को पसंद आ गया तो बोले कि ठीक है, शादी स्टार्ट किया जाए। तो राजवर्धन पूछते हैं अपनी बहन से क्या पसंद है, तो कहते भैया जो बोलिएगा सब सही है। तो यहीं से राजवर्धन दोनों के शादी करा देते हैं, ग्रहवर्मन को और राजश्री को। जब दोनों शादी कर लेते हैं तो उस समय मध्य प्रदेश मालवा में एक राजा रहता है। वो राजा के नाम देवगुप्त रहता है। देवगुप्त राजश्री की शादी से पहले देखा था राजश्री को। तो राजश्री को देखा तो देवगुप्त बोला कि हमको इससे प्यार हो गया, अब शादी तो हम इसी से करेंगे। लेकिन देवगुप्त अच्छे इंसान नहीं थे, चोर लुटेरा थे। तो कोई भी भाई चाहेगा कि अपना बहन की शादी कोई चोर लुटेरा या डाकू से करा दे। एक राजा थे, लेकिन राजा एक होता है ना कि राजा वाला गुण हो और अच्छे हो, तो वो सब नहीं था। मतलब चोर लुटेरा इधर उधर लुटते थे और राज करते थे। तो ये बिल्कुल पसंद नहीं था राजवर्धन को, तो राजवर्धन नहीं करा। देवगुप्त को गुस्सा आया। देवगुप्त बोला कि राजश्री, जब भी शादी हम करेंगे तो तुमसे, तुम मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं हुई। और देवगुप्त गया और ग्रहवर्मन को हत्या कर दिया। जब ग्रहवर्मन को हत्या कर दिया तो ये बात पता चला राजवर्धन को। राजवर्धन बोला कि मेरे दामाद की हत्या कर दिया, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। राजवर्धन गया, फिर देवगुप्त की हत्या कर दिया। तो जानते हैं, एक अगर चोर लुटेरा के दोस्त बहुत रहता है, एक दोस्त के कोई कचेगा तो दूसरा दोस्त उसका तुरंत हाजिर रहता है मरने मारने के लिए। तो उसका दूसरा दोस्त देवगुप्त के एक दोस्त था शशांक, जो अभी वर्तमान में पश्चिम बंगाल की तरफ शासन था। शशांक को गुस्सा आया, मेरा दोस्त को मारेगा। शशांक आया और राजवर्धन की हत्या कर दी। जब राजवर्धन की हत्या कर दी तो गद्दी पे बैठा हर्षवर्धन। जब हर्षवर्धन गद्दी पे बैठा तो वहाँ उसकी बहन अकेला पड़ गई। उसकी बहन कहाँ आ जाती, तो उसकी बहन परेशान होकर जंगल में भाग गई। जब जंगल में भाग गई, और बताया जाता है कि देवगुप्त से जो ग्रहवर्मन की हत्या करके राजश्री को किडनैप कर लेते हैं। जब किडनैप कर लेते हैं तब इसकी हत्या, देवगुप्त की हत्या कर देते हैं कौन, राजवर्धन। तो वहाँ पे अपने बहन को नहीं पाते हैं और उतना ही देर में शशांक आ जाता है। शशांक हत्या कर देता है राजवर्धन के और गद्दी पे बैठते हैं हर्षवर्धन। जब हर्षवर्धन गद्दी पे बैठते हैं तो उनको दो चीज़ की चुनौती रहती है। एक तो चुनौती रहती है अपनी बहन को खोजना है, दूसरा चुनौती रहती है कि बदला लेना है अपना भाई का।
तो पहले जाते हैं और शशांक को मारते हैं, शशांक की हत्या करते हैं और उसके बाद बहन को खोजने जाते हैं। जब बहन को खोजने जाते हैं ना तो जंगल में खोजते खोजते पता चलता है एक बौद्ध भिक्षु रहता है। बौद्ध भिक्षु के नाम रहता है दिवाकर। दिवाकर आते रहता है तो पूछता है कि इधर कोई लड़की को जाते देखे? तो दिवाकर बोलता है कि हाँ, हम देखें, एक लड़की परेशान होकर जा रही थी, मुझसे पूछे तो बोली नहीं, बहुत परेशान थी। तो हर्षवर्धन को लगा कि नहीं, मेरी बहन ही है, तो सीधा उधर दौड़ पड़े। जब देखे तो बहन पर्वत के किनारे खड़ा होकर सोच रही है, मरे कि जिए, मरे कि जिए, मरे कि जिए। जैसे पीछे से आ जाता है हर्षवर्धन, बोलता है बहन हम है ना, तू मरना नहीं है, चल। फिर राजश्री को वहाँ से हर्षवर्धन ले आते हैं अपने दरबार में। ठीक है, यही कहानी था और आगे पढ़ेंगे और फिर आगे बताएंगे। अभी पूरा कहानी सुना देंगे तो फिर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा और यहीं से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं राजवर्धन। देखिए, राजवर्धन राजश्री का विवाह कन्नौज के शासक किससे कराए थे? ग्रह बर्मन से हुआ था। ठीक है, और मलवा के शासक देवगुप्त ने ग्रह बर्मन की हत्या कर दी। मलवा के शासक कौन था? देवगुप्त। ग्रह बर्मन की हत्या कर देती है और राजवर्धन की बहन राजश्री को बंदी बना लेते हैं। जब बंदी बना के चल जाती है तो ये बात पता चलता है किसको? राजवर्धन को। राजवर्धन को ये बात पता चलता है तो देवगुप्त की हत्या कर देते हैं। और गौड़ बंगाल शासक बताए थे कि राजवर्धन देवगुप्त के एक दोस्त से शशांक जो बंगाल में थे वो आते हैं और शशांक राजवर्धन की हत्या कर देते हैं। जब राजवर्धन की हत्या कर देते हैं तो ये गद्दी पे कौन बैठेंगे? हर्षवर्धन। जब हर्षवर्धन गद्दी पे बैठते हैं उस समय बहुत छोटा रहते हैं। और जानते हैं जो आदमी बहुत छोटा में घर की जिम्मेदारी या राजा बन गया वो बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, तो इसने शशांक की हत्या कर दी हर्षवर्धन। उसके बाद अपनी बहन हर्षवर्धन की सामने दो चुनौती थी, एक राजश्री का पता लगाना और साम्राज्य को संभालना। ये भी चुनौती थी, साम्राज्य को भी कैसे संभालना है वो भी चुनौती थी। इसने दिवाकर नामक बौद्ध भिक्षु की सहायता से राजश्री का पता लगाया। बताए थे खोजते खोजते परेशान हो गए थे तो जंगल में एक बौद्ध भिक्षु आया था तो उससे पूछे दिवाकर, तो वही बताया था बौद्ध भिक्षु कि हाँ उधर है। और पहले के बौद्ध भिक्षु ज़्यादातर जंगल में तपस्या करते थे, ज्ञान की प्राप्ति करते थे। ठीक है, उसके बाद हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाया। और हर्षवर्धन द्वारा रचित पुस्तक, हर्षवर्धन ने किताब लिखे हैं, 3 किताब लिखे थे। नाग रत्न प्रिय, ये ट्रिक है, नाग रत्न प्रिय। नाग को रत्न क्या होता है? प्रिय होता है, तो नाग से होगा नंद नागनंद, दूसरा रत्न से होगा रत्नावली और प्रिय से होगा प्रियदर्शिका। ठीक है, ये 3 पुस्तक लिखे थे। और हर्षवर्धन के दरबार में 2 कवि रहते थे या 2 विद्वान रहते थे, ऐसे बोल सकते हैं, बाणभट्ट और मयूर भट्ट। बाणभट्ट के गुरु वार्चु थे। बाणभट्ट के गुरु पूछेंगे, बाणभट्ट के गुरु कौन थे? वार्चु थे। बाणभट्ट के कर दरबार में थे? हर्षवर्धन के दरबार में। ठीक है, बाणभट्ट के पुस्तक थे हर्षचरित्र। अब जो लेखक जो राजा के समंत में रहेगा, दरबार में रहेगा, उसके चरित्र के बारे में किताब लिखेगा ना, तो वही किताब लिखे थे बाणभट्ट किताब लिखे थे हर्षचरित्र के महानता के बारे में लिखा हुआ था, हर्षवर्धन के महानता के बारे में। ठीक है, कदामरी था और पर्वती परिणय थे, ये था बाणभट्ट का पुस्तक। मयूर भट्ट का सूर्य शतक था, वो था मयूर भट्ट का पुस्तक। हर्षवर्धन ने दक्षिण भारत पर अभियान प्रारंभ किया था। हर्षवर्धन ने अपना उत्तर भारत में पूरा अधिकार जमा लिए थे और सोचे कि अब हमसे शक्तिशाली कौन है, हम उत्तर भारत से अब दक्षिण भारत में जाएंगे। जब वो दक्षिण भारत में गए, जब दक्षिण भारत में प्रारंभ किए ना, तो किंतु 618 में नर्मदा नदी के तट को पार करके दक्षिण भारत में आक्रमण करने गए कि हम सोचे हर्षवर्धन कि उत्तर भारत में हम है ही महान, अब दक्षिण भारत में अपना कुछ राज होना चाहिए, चलिए दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत में बिना सोचे समझे चले जाए। और दक्षिण भारत के बतापी के चालुक्य शासक थे पुलकेशिन द्वितीय, वहाँ के नर्मदा नदी के पार किए, वहाँ के बतापी के शासक पुलकेशिन द्वितीय थे, वो भी बहुत महान व्यक्ति थे। जब किसी दूसरे के घर में जाइएगा तो पिटाइएगा ना। हर्षवर्धन एक गलती कर दिए, चले गए नदी पार करके, और जब भी नदी पार कीजिएगा तो आप सीमित सामान लेके जाइएगा, अपना एक स्थल पे रहिएगा, अपने राज्य में रहिएगा, वहाँ पे सैनिक, घोड़ा, हाथी सब कुछ रहेगा। लेकिन जब नदी पार करके आप दूसरे के क्षेत्र में जाइएगा तो वहाँ पे लिमिटेड सामान होती है ना, आप जितना ले जाइएगा उसी का यूज कर पाइएगा। हर्षवर्धन वहाँ कमज़ोर पड़ गए, पुलकेशिन दिए तोप के गर्दा उड़ा दिए। जब गर्दा उड़ा दिए वहाँ से तो भागे भागे हर्षवर्धन अपने राज्य में आ गए। जब हर्षवर्धन अपने राज्य में आ गए तो सोचे कि नहीं, अब दक्षिण भारत में नहीं जाएंगे, मेरा उत्तर भारत ही बढ़िया है, और उस समय वो इधर ही शिफ्ट हो गए। ठीक है, इसके समय चीनी यात्री हेन त्सांग थे ना, चीनी यात्री, जो 629 ईस्वी में चीन से निकले और 630 ईस्वी में भारत पहुँचे, और 630 ईस्वी से 645 ईस्वी तक कुल 15 वर्ष रहे। हेन त्सांग का अन्य नाम था यात्रियों का राजकुमार, नीतियों का पंडित और वर्तमान के चाणक्य मुनि माना जाता है हेन त्सांग की पुस्तक थे सी की। पहले हेन त्सांग रहते थे हर्षवर्धन के साथ, ठीक है, लेकिन हर्षवर्धन को मार दिया कौन? पुलकेशिन द्वितीय, गर्दा छुड़ा दिया। तो इसको क्या लगा हेन त्सांग को कि नहीं, हम हारे हुए राजा के पास नहीं रह सकते, और ये अपना पार्टी बदला और चला गया क्या? पुलकेशिन द्वितीय के पास। ठीक है, हेन त्सांग की पुस्तक थी सी की
यात्रा विवरण था, जो भी अपने यात्रा में देख करते हुए आए थे और जिसके शासनकाल में रहे थे उसके बारे में लिखे थे। हेन सेंग नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने आए थे। हेन सेंग है ना जो नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में है, और नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में है, जो शिक्षा लेने चीनी यात्री रहे थे। आज बताइए, पहले बताइए, विदेश से आदमी बिहार में शिक्षा लेने आता था, अभी बिहार के बच्चा बाहर शिक्षा लेने लायक भी नहीं रहा, कितना कमज़ोर बना दिया है। ठीक है, राजनीतिक छोड़िए, अभी हिस्ट्री पढ़ते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने आए, इसे प्रभावित होकर बौद्ध धर्म हर्षवर्धन ने अपना लिया। इसे प्रभावित होकर कौन? हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। और 5वीं बौद्ध संगीति का श्रेय हर्षवर्धन को दिया जाता है। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष में प्रयागराज में महामोक्ष परिषद का आयोजन कराता था। हर्षवर्धन व्यापक केंद्र मथुरा अपनी सभी संपत्ति को दान करता था। हर्षवर्धन था ना कि अपना 5 साल पर एक मेला लगाता था महामोक्ष परिषद की, और अपना जितना संपत्ति था सारा दान कर देता था। बोधि भिक्षु जो भी धर्म के लोग आते थे उसको दान में दे देते थे। और माना जाता है हर्षवर्धन को, जो आप महाकुंभ हुआ था ना, तो महाकुंभ का जनक न हर्षवर्धन को ही माना जाता है। ठीक है, ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं गौड़ वंश। गौड़ वंश छोटा सा वंश है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। गौड़ वंश के है संस्थापक शशांक और शैव धर्म के अनुयायी थे। बंगाल में थे। इसके राजवर्धन की हत्या कर दिया, और साथ ही इसने राजवर्धन की हत्या किया था शशांक ने, और शशांक की हत्या हर्षवर्धन ने कर दिया था, और वृक्ष को भी कटवा दिया। शशांक थे ना जो अनुयायी थे शैव धर्म के, और बौद्ध धर्म के कट्टर थे, बौद्ध धर्म देखना नहीं चाहते थे। इसलिए शशांक न बौद्ध, जब महात्मा बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोधि वृक्ष के नीचे, तो उसको कटवा दिए थे कौन? शशांक ने। और दोस्त था इनका कौन? देवगुप्त। वर्तमान समय में 5वीं पीढ़ी के बौद्ध वृक्ष लगा हुआ है। अभी वर्तमान में 2025 की बात कर रहे हैं, जो बौद्धि वृक्ष लगा हुआ है वो 5वीं पीढ़ी का है, जो कि अलेक्जेंडर कलिगम ने श्रीलंका से लाके लगवाया था। ठीक है, कौन लगाया था? अलेक्जेंडर कलिगम। अलेक्जेंडर कलिगम ने 1861 में पुरातात्विक विज्ञान का स्थापना किया था, जो कलकत्ता में। ठीक है, बटाकक व काटक वंश। बटाकक वंश के बारे में जानते हैं, बिंद शक्ति। ठीक है, इस वंश की स्थापना है। बिंद शक्ति क्या था? और सतवाहन वंश के संबंध थे। राजधानी बरार बनाया था। उत्तराधिकारी की बात करते हैं, यह परवनसेन प्रथम था। तो बिंद शक्ति का उत्तराधिकारी परवनसेन प्रथम था। देखिए, अब इसका वर्णन पुराण में भी मिलता है। इसका वर्णन किसमें मिलता है? पुराण में मिलता है। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक वास्तविक संस्थापक थे। पुराणों से पता चलता है कि इसने 4 अश्वयज्ञ कराया था। बताइए कितना पगला था, 4 अश्वयज्ञ कराया। और इससे भी पता भी चलता है कि कितना महान व्यक्ति थे, और कितना प्रतापी थे, और कितना शक्तिशाली थे। अश्वयज्ञ करवाने का ये मतलब हुआ कि अपने राज्य का विस्तार करना। एक यज्ञ कराते हैं, उसमें एक घोड़ा को चुनते हैं, और घोड़ा को तैयार करके राज्य की सीमा पे छोड़ देते हैं, और घोड़ा जिस भी राज्य के दूसरे क्षेत्र में जाएगा उस क्षेत्र उस राजा के हो जाता है। और जो भी राज्य चाहता है अपना राज्य बचाना, तो उसको युद्ध लड़ना होता है। इसको युद्ध के बिना नहीं होगा, और जो भी युद्ध लड़ने से पीछे हटेगा तो अपना राज्य खो बैठता है। इसी का ये बताइए, परवनसेन प्रथम थे, वो 4 अश्वयज्ञ करवाए थे। पुराने से पता चलता है कि इसने 4 अश्वयज्ञ कराया था, बता दिए थे। सम्राट की उपाधि भी धारण किए थे, और इसका साम्राज्य के विस्तार बुलंदशहर से लेकर हैदराबाद तक था। उसके बाद आते हैं रुद्रसेन। रुद्रसेन, इसकी विवाह प्रभावती गुप्त से होती है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय, जो विक्रमादित्य की उपाधि लिया था ना चंद्रगुप्त द्वितीय, उसकी पुत्री थी। उसकी पुत्री कौन थी? प्रभावती गुप्त से शादी होती है, और इसकी जल्द मृत्यु हो जाती है। बताइए उसका कितना किस्मत दब था। शादी हुआ और जवानी में पति मर गया, बड़ी दुख की बात होती है। इनके 2 पुत्र थे, लेकिन दिवाकर सेन और दामोदर सेन। तो दिवाकर सेन और दामोदर सेन थे ना, तो उसके बाद दामोदर सेन को गद्दी पे बैठाया था, और प्रभावती गुप्त इनका अंगरक्षण बन के शासन कर रहे थे। तो गुप्त वंश का और बकाटक वंश का बोलेगा स्वर्ण काल किसको बोलते थे? प्रभा देवी के समय। काहे कि गुप्त वंश के वहाँ की बेटी थी, और जब उनके पति मर गया तो वहाँ के शासन पर शासन वही समय, तो मायके था वहाँ पे, तो उससे तो अच्छा संबंध रहेगा ना, तो इसी को स्वर्ण काल बोलते हैं। ठीक है, चलिए दामोदर सेन को बढ़ते हैं। तो गद्दी पर बैठते हैं, और इसके परवन सेन द्वितीय के नाम से जाना जाता है। इसे परवन सिंह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, दामोदर सेन को भी। और संरक्षण या अंगरक्षण बोल सकते हैं प्रभावती गुप्त थी, जो कि इनकी माता थी। इस समय को गुप्त वंश का बटाकक वंश के बीच स्वर्णकाल कहा जाता है, बता चुके हैं। ठीक है, अब दक्षिण भारत का आक्रमण। अब दक्षिण भारत पढ़ेंगे, दक्षिण भारत में कौन कौन राजा आता है, संगम काल, और आगे पढ़ेंगे दूसरे वीडियो में। यहाँ ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों की भी ज़रूर शेयर कीजिएगा एक बार, और फर्स्ट डिवीज़न के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट।